हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने एक उदाहरण की सहायता से अवशोषण लागत लेखांकन और सीमांत लागत लेखांकन के अंतर्गत लाभ ज्ञात करने को उदाहरण सहित समझा था। आज अपन एक और उदाहरण लेकर समझेंगे कि अवशोषण लागत लेखांकन के अंतर्गत और सीमांत लागत लेखांकन के अंतर्गत लाभ की गणना कैसे होती है। जैसा कि अपन शुरुआत में ही समझ चुके हैं कि लागत जो सीमांत लागत लेखांकन है उसमें विक्रय और जो परिवर्तनशील लागत है उनका अंतर कंट्रीब्यूशन दत्तांश होता है और उसमें से स्थिर खर्चों को घटाने के पश्चात प्रॉफिट आता है। ये तरीका है मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में प्रॉफिट निकालने का, जो कि अपन यहाँ समझेंगे। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप समझ चुके हो, क्योंकि यह तो फर्स्ट ईयर में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था। जो कॉस्ट शीट बनाना वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंतर्गत ही आता था। तो उसमें अपन जो लाभ निकालते हैं उसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें फिक्स और वेरिएबल सब तरह के खर्चे शामिल हो जाते हैं और उन खर्चों टोटल कॉस्ट जो आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दें, टोटल कॉस्ट आ जाती है और टोटल कॉस्ट में से सेल्स के बीच में जो अंतर होता है सेल्स और टोटल कॉस्ट का, वो प्रॉफिट होता है। और कई बार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने की बात की जाए तो अपन सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अंतर ग्रॉस प्रॉफिट मानते हैं और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड घटा दें तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। इसी चीज़ को यहाँ अपन डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पर है एक उदाहरण। नीचे दिए गए अंक एक कंपनी से संबंधित हैं जो कंप्यूटर बनाकर बेचती है। सेल्स यूनिट्स में दिए हुए हैं 5000 और 10,000 मार्च और अप्रैल महीने के। प्रोडक्शन भी मार्च का 10,000, अप्रैल का 5,000 इकाइयाँ हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, मार्च में 100, अप्रैल में भी 100 रुपये प्रति इकाई। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट मार्च में 50, अप्रैल में भी 50 रुपये। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड मार्च में भी 1 लाख, अप्रैल में भी 1 लाख। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की रेट 10 रुपये दी हुई है पर यूनिट। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तथा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो फिक्स ओवरहेड हैं ये सारे वो 50,000 दोनों ही महीनों में दिए हुए हैं। आपको अवशोषण लागत लेखांकन और सीमांत लागत लेखांकन विधि का उपयोग करते हुए तुलनात्मक लाभ विवरण बनाना है प्रत्येक महीने का। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंतर्गत लाभ का विवरण बना हुआ है। सबसे पहले सेल्स लिखा है। मार्च के कॉलम में चूंकि आपने क्वेश्चन में देखा 5,000 इकाइयाँ सेल हुई है और सेलिंग प्राइस है 100, तो 5,000 इंटू 100 5 लाख रुपए लिख दिए। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक यहाँ कुछ नहीं है मार्च में। वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की आती है वो 10,000 इकाइयाँ प्रोड्यूस हुई है और वेरिएबल कॉस्ट की रेट 50 है, तो 10,000 इंटू 50 5 लाख वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए हैं आपको, क्योंकि ओवरहेड जो हैं फिक्स जो 1 लाख रुपए मार्च में दिए हुए हैं वो यहाँ लिख दिए। और जो क्वेश्चन में आपको रेट दी हुई है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, उसका मतलब होता है प्रति इकाई 10 है, 10,000 इकाइयाँ बनी हैं तो 1 लाख में 10,000 का भाग देके 10 रुपये पर यूनिट निकाली हुई है। तो अब यहाँ मार्च की जो टोटल कॉस्ट आई है वो 6 लाख आ गई। अब चूंकि प्रोडक्शन हुआ है 10 लाख का, सेल्स हुई है 5 लाख की, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 5,000 का बच जाएगा, क्योंकि 10,000 प्रोडक्शन है और 5,000 सेल है।
तो 5,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लेस किया है 5,000 इंटू 60। 60 कैसे आए? 6 लाख रुपए कॉस्ट आई हुई है 10,000 की, तो प्रति इकाई कॉस्ट कितनी हुई? 6 लाख बटा 10,000 बराबर 60 रुपये। इसलिए ये 50,000 को 60 से गुना किया है, टोटल आ गया 3 लाख। तो ये क्लोजिंग स्टॉक लेस किया तो 3 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। 5 लाख सेल थी, 3 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन दोनों का डिफरेंस आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। ये 1 माइनस 2 इसलिए सेल्स के आगे 1 लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 पे नेट रिजल्ट निकल के आया है 3 लाख। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिए हुए हैं क्वेश्चन में 50,000, जब ये घटा लिए तो 1,50,000 नेट प्रॉफिट आ गया। इसी प्रकार से मार्च का किया हुआ है, देखिए आप, सेल्स 10,000 इकाइयाँ हुई है, क्यों क्वेश्चन में दी हुई है, प्रोडक्शन तो 5,000 है, सेल्स 10 है तो 10,000 इंटू 100, तो ये 10 लाख रुपए आ गया सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक अप्रैल में कौन सा होगा? ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च, जो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है वही तो अप्रैल के ओपनिंग स्टॉक में आएगा। तो ये 3 लाख रुपए जो यहाँ घटाया था मार्च में, वो यहाँ अप्रैल में ओपनिंग स्टॉक बन गया। इसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपको दी हुई है 50 रुपये प्रति इकाई और 5,000 इकाई उत्पादित हुई है, 5,000 इंटू 50 2,50,000 हो गए। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 1 लाख है, टोटल हो गई 6,50,000। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ कुछ है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि मार्च में 5,000 सेल थी और 10,000 प्रोडक्शन हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक हुआ 5,000। ये क्लोजिंग स्टॉक अगली बार अप्रैल में ओपनिंग स्टॉक हो गया 5,000 यूनिट, 5,000 ही उत्पादन हुए, तो टोटल हो गए 10,000 और सेल 10,000 हो गए, तो स्टॉक शून्य हो गया, तो इसलिए यहाँ डैश की हुई है। तो 6,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। जैसा कि आप जानते हैं 10 लाख सेल है और 650 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, डिफरेंस आ गया 3,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड घटा लेंगे जब 50,000, तो 3 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये 3 लाख टोटल नेट प्रॉफिट हो गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फाइनल नेट प्रॉफिट यहाँ चूंकि सारा ही बिक गया मार्च अप्रैल का मिला के, तो ऐसी स्थिति में मार्च और अप्रैल का मिला के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी टोटल दोनों महीनों का नेट प्रॉफिट वही आएगा जितना मार्जिनल कॉस्टिंग से आएगा, क्योंकि अब स्टॉक कुछ है ही नहीं किसी में, स्टॉक होता है तब अंतर आता है। अब अपन डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का अंतर कंट्रीब्यूशन होता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा लें तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो वेरिएबल कॉस्ट का वह भाग ही सेल्स में से घटाया जाता है जो बिका है। स्टॉक कोई है तो पहले कॉस्ट में से घटा के फिर ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है वेरिएबल कॉस्ट की। तो अब देखिए मार्च में सेल्स में कोई अंतर नहीं आएगा, जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में थी मार्च अप्रैल में सेल, वैसे की वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में भी 5 लाख और 10 लाख लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक मार्च में है ही नहीं, तो डैश है। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो एब्जॉर्प्शन में आई थी वही यहाँ 5 लाख रुपए आ गई। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक घटाना है तो 10 लाख की वेरिएबल कॉस्ट, 10,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख है, तो 5,000 की कितनी होगी? 2.5 लाख, क्योंकि 10,000 प्रोडक्शन हुआ है, 5,000 इकाइयाँ बिकी है, तो बची हुई 5,000 है, तो ये 2.5 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक घटाया, तो बचे हुए 2,50,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट हो गई, माल बेचा उसकी। तो 5 लाख में से 2,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दी, तो 2,50,000 रुपये आपके स्क्रीन पर है, वो है कंट्रीब्यूशन, दत्तांश। अब इस अमाउंट में से फिक्स कॉस्ट जब अपन घटा लेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट हमारे यहाँ दो तरह की है, एक तो प्रोडक्शन ओवरहेड है और एक सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो प्रोडक्शन ओवरहेड के क्वेश्चन में 1 लाख दिए हुए हैं और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के 50,000, दोनों को जोड़ के 1,50,000 घटाए तो 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 1,50,000 आया था, क्योंकि वहाँ फिक्स ओवरहेड भी स्टॉक का पार्ट बने थे। जैसा कि आप जानते हैं फिक्स ओवरहेड 1 लाख थे वहाँ, और आधा स्टॉक तो बिक गया था जो उत्पादन हुआ, और आधा क्लोजिंग स्टॉक में था, तो आधी फिक्स ओवरहेड 1 लाख का आधा 50,000 आगे गया, इसलिए वहाँ पे 50,000 से प्रॉफिट बढ़ गया। और यहाँ फिक्स ओवरहेड पूरा चार्ज होता है, इसलिए यहाँ प्रॉफिट कम आया, जो कि अपन ने बेसिक थ्योरी में समझा था। इसी तरह अप्रैल में देखिए, सेल्स है 10 लाख, ओपनिंग स्टॉक नेचुरली जो पिछले मार्च में एंड में क्लोजिंग था वो अप्रैल में ओपनिंग हो गया 2,50,000। वेरिएबल कॉस्ट जैसी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में थी 250 वो यूँ क्यों आ गई, 5 लाख हो गई टोटल। क्लोजिंग स्टॉक कुछ है ही नहीं, तो इसलिए 5 लाख रुपए घटा लिए 10 लाख में से, तो 5 लाख कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स ओवरहेड 150 घट गए, तो 3,50,000 नेट प्रॉफिट। तो इस प्रकार से ये दोनों में आप चेक करेंगे तो अब स्टॉक की वैल्यू कुछ है ही नहीं क्लोजिंग में, इसलिए 3,50,000, 1 लाख 4,50,000 इधर भी टोटल प्रॉफिट हुआ दोनों महीनों का, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी वही हुआ जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था। अब अपन दोनों ही पद्धतियों की सापेक्ष उपयोगिता क्या है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। कंपैरेटिव यूटिलिटी ऑफ बोथ दी सिस्टम्स।